गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। हमारी चल रही थी IBACIO एग्ज़ाम की सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 8। एक तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सीरीज का जो लेवल है, IB की जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी 2017 के अंदर, मतलब 2017 वाली जो वैकेंसीज थी उनके कंपैरिजन में अपने जो मॉक टेस्ट है उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। सेशंस को ध्यान से देखें। आज के सेशन में भी जैसे मैंने कई सारे सवाल CGL मेंस से उठाए हैं, तो उनको ध्यान से देखें, आपके अंदर अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप भविष्य में CGL की, SSC की कोई भी वेरिएंट, CHSL हो, CPO हो, इनकी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन सेशंस को ध्यान से देखें। आपकी मैथ्स के अंदर अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होगा। जहाँ कहीं भी नीड होती है वहाँ डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। जहाँ ये लगता है कि सवाल इजी है, मॉडरेट है, पूरा प्रयास रहता है कि उनको हम लोग एग्ज़ाम अप्रोच से डील कर ले जाएं। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये अपना टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से। यहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस के लिंक और PDF मिल जाते हैं। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है। चलिए भाई, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। ध्यान से सवाल की लैंग्वेज को रीड करो और इम्पोर्टेंट कैटेगरी के अंदर आप इस सवाल को डाल सकते हैं। इसके अलावा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर हम लोग कंटिन्यूअस वीडियोस का जो कंपाइलेशन है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक ही वीडियो के अंदर हमने कंपाइल करके आपके सामने रख दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो उसे देखें। बच्चे रेलवे की एग्ज़ाम देते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर हमारा एक भी सवाल गलत नहीं हुआ या सिर्फ एक सवाल गलत हो गया था। तो उन सीरीज़ को देखने का उन्हें अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। अगर आपका भी अभी आने वाले टाइम में रेलवे एग्ज़ाम है तो फिर आप ऐसा करें, हमारा जो कंपाइलेशन है किस चीज़ का, महा मैराथन का, उसे आप ज़रूर देखें। क्योंकि अगर वो 2 वीडियो भी आप एग्ज़ाम में देख करके जाएंगे और आपकी अभी तक कोई बहुत बेहतर तैयारी नहीं है तो भी आपकी मैथ्स के अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए भी, सेशन में क्या कहा पहले सवाल में कि किसी घनाभ आकार आयत फलकीय की टंकी के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर है। टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझे। ये बात हम लोग वैसे तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे पास इसने एक दिया है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की 3 टाइप की साइड होती हैं, आपको भी पता होता है। अज्यूम कर सकते हो क्यूबॉइड आपका जो रूम है जिसमें बैठ करके आप लेक्चर देख रहे हैं उसके जैसा होता है। ये साइड A हो गई, ये B हो गई और ये C हो गई। ठीक है। जैसे मैं रूम की बात करूं तो इस दीवार का जैसा एरिया या जितना भी एरिया है सेम टू सेम वो पीछे वाली दीवार का होगा। जैसा एरिया इस दीवार का है वैसा का वैसा एरिया इस दीवार का होगा। जैसा एरिया फर्श का है सेम टू सेम वैसा का वैसा एरिया, दिखने में भी आपको सारा का सारा मामला सेम लगता है, तो फर्श और छत का। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्यूबॉइड के अंदर 3 टाइप की सरफेसेस होती हैं और टोटल सरफेसेस कितनी होती है हमारे पास? 6। तो इसका मतलब अगर हम नीचे वाली सरफेस का एरिया निकालेंगे, जैसे मैंने नीचे वाली सरफेस का एरिया निकाला तो इसे मैंने नाम दे दिया A इंटू B। ठीक है। इस सरफेस का एरिया निकालोगे तो ये लिखा जाएगा B इंटू में C। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग इस वाली जो फ्रंट वाली सरफेस, नीचे वाली हो गई, राइट वाली हो गई, फ्रंट वाली का निकालोगे तो इसका एरिया होगा A इंटू में C। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको A इंटू B, B इंटू C, C इंटू A ना दे करके कह देता है कि इसका सरफेस एरिया X है, इस वाले का Y है और इस वाले का Z है। आपको फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वॉल्यूम लिखा जाएगा A इंटू में B इंटू में C। बस समस्या क्या आती है, आपको ABC नहीं गिवन होता है, आपको XYZ गिवन होता है। जैसे इसने कहा कि 3 आसन फलकों एडजासेंट सरफेसेज, इनका एरिया 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर और 16 मीटर स्क्वायर है। ये आपको दे रखा है। अगर इसी बात को आप, जैसे XYZ आपको दे रखा है, इसको खोल करके लिखते तो ये आता। अब अगर हम इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख रहे होंगे A स्क्वायर बनेगा, B स्क्वायर बनेगा और C स्क्वायर बनेगा। लेकिन वॉल्यूम तो A इंटू B इंटू C होता था। तो क्या समस्या है भाई, इस पूरे का क्या कर दोगे आप? अंडर रूट कर दोगे
तो बाहर क्या निकल के आएगा, A इंटू में B इंटू में C। ठीक है, ये समझने के लिए था। आगे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई वॉल्यूम निकालना है तो तीनों जो एडजेसेंट सरफेसेज हैं उनके एरिया का मल्टीप्लाई कर दो और यही हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये तो हो गया इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब जरा बात कर लेते हैं कि इस सवाल को आप एग्जाम में डील कैसे करते। तो सिंपल था भाई, वॉल्यूम अगर आपको लिखना है तो 3 इंटू में 12 इंटू में 16 आपने लिख दिया, लिखा। इसका अंडर रूट करोगे, अंडर रूट करते ही वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो देखना 12 गुणा 3 36, 36 की वजह से 6 बाहर आएगा, 16 की वजह से 4 बाहर आएगा। 6 गुणा में 4 कितना हो गया, 24 मीटर क्यूब लिखा जा सकता है। लेकिन इसने इसमें तो दिया ही नहीं है, इसने क्या कहा, टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। तो एक लगे हाथ आप छोटी सी बात को और अंडरस्टैंड कर लें भाई, हमेशा ध्यान रखोगे इस बात को, क्या कि अगर आप एक क्यूब बनाते हैं, एक आप क्यूब बनाते हैं जिसकी भुजा आपकी है 1 मीटर, आपने एक क्यूब बनाया जिसकी भुजा आपकी है 1 मीटर, तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी, 1-1 मीटर। इसका अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1 मीटर क्यूब। ठीक है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट होता है कि आप इस क्यूब के अंदर 1000 लीटर पानी डाल सकते हैं। बात को ध्यान से समझना कि अगर किसी क्यूब की भुजा 1 मीटर है, उसका वॉल्यूम 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर क्यूब होगा। ऐसे क्यूब के अंदर आप 1 लीटर पानी डाल सकते हैं। तो भविष्य में आप कहेंगे कि भाई 1000 लीटर कह लो या 1 मीटर क्यूब कह लो, दोनों ही बात सेम है, दोनों की बस यूनिट डिफरेंट है। इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है मीटर में देखोगे तो, लीटर में अगर देखोगे तो इसका वॉल्यूम 1000 लीटर आता है। यहां पर भाई आपके सामने क्या आया है, 24 मीटर क्यूब। पूछा किससे, आपको पूछा है कि इसे आप लीटर में बताएं। तो सिंपल सी बात थी कि मीटर क्यूब की जगह आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 24 गुणा में 1 मीटर क्यूब है, उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 1000 लीटर से, तो ये 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या देगा, 24000 लीटर। अब काम की बात सुनो, ये सब कुछ नहीं करना था एग्जाम में, ये सब आपके समझने के लिए है कि भाई कोई बच्चा मिस कर रहा हो कॉन्सेप्ट को। एग्जाम में बस इतना ही करना था, 3 गुणा 12 गुणा 16 लिखा आपने, 36 की वजह से 6 आया, इसकी वजह से 4 आया, 24 मीटर क्यूब आ गया। अब आपने कॉमन सेंस लगाया कि भाई 1 मीटर क्यूब को रिप्लेस किया जा सकता है 1000 लीटर से, आपने उसे रिप्लेस कर दिया, आपका रिजल्ट आ गया 24000। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो ये सवाल इतना आसान है कि आप इसे तुरंत के तुरंत डील कर सकते हैं, कहीं कंफ्यूजन वाली बात थी नहीं, ना ही कहीं कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर से भैया आप स्टार मार्क लगा लेना, एक इम्पोर्टेंट सवाल है अपना, सीजीएल में ही पूछा गया सवाल है मेंस के अंदर, और रिसेंट के मेंस में ही पूछा गया है। देखो, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है, दो पॉजिटिव नंबर है, उनका डिफरेंस 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से आप डिवाइड करते हैं, तो भागफल आपका 7 आ जाता है। ठीक है भाई, और शेषफल आपका कितना आ जाता है, 50। कोसेंट की वैल्यू 7 आ गई, रिमाइंडर की वैल्यू 50 आ गई। बड़ी संख्या आपको निकालनी है, ध्यान से समझना, इजी है। जैसे अगर हमें कोई कहे कि ट्रेडिशनल तरीके से डिवीजन करो, तो आप ऐसे ही करते हैं। क्या करोगे भाई, एक छोटा नंबर हमने मान लिया x, छोटे नंबर का डिवीजन करना है किसके अंदर, बड़े नंबर में। छोटे और बड़े का अंतर कितना है भाई, 1280। अगर ये आपने x मान लिया है तो जायज सी बात है बड़ा नंबर कितना होगा, x + 1280। ठीक है, इसमें तो कोई तनाव ही नहीं है, जरूरी नहीं है कि डिफरेंस है तो माइनस लगा के लिखोगे। जैसे दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 दे रखा है, संख्याएं कुछ भी लिखनी है, छोटी जैसे 10 लिख दी तो बड़ी वाली 10 + 5 लिखा जा सकता है ना, अंतर बस आपको 5 मेंटेन करना था। ऐसे ही अंतर आपको 1280 मेंटेन करना था, तो इसका मतलब छोटी संख्या हमने x मान ली, बड़ी संख्या x + 1280 होगी, इसमें डिवीजन करना है। आप डिवीजन करते गए, ये प्रोसेस नीचे तक चली। ठीक है भाई,
ये प्रोसेस आपकी नीचे तक चली। अब इसने क्या कहा कि कोसेंट 7 है, भागफल 7, मतलब 7 बार डिवीजन हो गया। रिमाइंडर कितना बचा भाई आपका 50 बचा है, शेषफल 50 हो गया। अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ एडजस्ट करके लिखें तो मेरे ख्याल से एग्जाम में आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते थे कि भाई x का डिवीजन करना है, डिवीजन आपका 7 बार हो रहा है, तो सीधे सीधे आप क्या लिखते हैं 7 इंटू में x, 7x प्लस का 50 बराबर x प्लस 1280। अभी भी बात समझ में नहीं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मान लो एक नंबर मेरे पास कितना है 25, इसमें मैं डिवीजन करना चाहता हूँ 7 का, ठीक है। 7 का डिवीजन करोगे, डिवीजन होगा कितनी बार 3 बार, 21, नीचे क्या आ गया आपके पास 4, ठीक है। यहाँ जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं कौन सी 3, तो ये संख्याएं और एक ये, इनका रिलेशन क्या है, सिंपल सा है, 3 बार डिवीजन चला गया है, 7 का गया है तो आप लिख सकते हो 7 गुणा में 3, 21 तक पहुंच के, फिर रिमाइंडर 4 बचा था, 4 हो गया, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 25 को। ये एक बेसिक सी बात है, हर बच्चे को आती होगी ये वाली। तो यहां पर आपने क्या किया, सीधी सीधी एक x माना, x से बड़ी संख्या है, 1280 का डिफरेंस था वो आपने लिखा, 7 बार डिवीजन हो गया, रिमाइंडर आपका 50 बच गया। अब इस बात को आप चाहते तो एग्जाम में सीधे सीधे यहां से स्टार्ट कर सकते थे कि भाई 7x में 50 जोड़ देंगे तो ये संख्या आएगी, इसे आप सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो 6x आ गया, उधर से आ गया आपका 1230, 6 से कैंसिल आउट किया 2 बार, 0 बार, 5 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 205। x क्या था, x था हमारा छोटे वाला नंबर, तो हमें क्या फाइंड करना था, बड़े वाला। तो 1280 में आपको x जोड़ना था, तो सीधे सीधे इसको जोड़ दो x की जगह, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई 1202, 1400 और 8, 5, ये आपका हो गया रिजल्ट, ठीक है भाई। ये आपकी हो सकती थी यहाँ से एग्जाम अप्रोच। इस टाइप की चित्रकारी आपको नहीं करनी थी, ये सारा का सारा अनवांटेड काम था, ठीक है। पहली बार आपने सवाल देखा होगा तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो माइंड के अंदर, लेकिन आप देखते हो कि ये सवाल बड़ी ही आसानी से डील कर सकते थे। चलिए भाई अगले सवाल की बात करें। देखो, एक डीलर अपनी सूची कीमत लिस्ट प्राइस पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है, इसे सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। लिस्ट प्राइस को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है भाई। कोई दुकानदार या डीलर है, उसके पास उसने बहुत सारा सामान मंगवाया है, तो जो कंपनी है जहाँ होलसेलर से वो सामान ले रहा है, वो होलसेलर क्या देगा, उसे सामान की एक लिस्ट दे देगा कि भाई इसकी जो प्राइस है, इस जो आपने सामान लिया है उसकी प्राइस हम लोग ये रखेंगे, ठीक है भाई। तो वो प्राइस डिफरेंट टाइप की होती है, मतलब वो कागज़ के अंदर ही लिखी होती है। आर्टिकल जो होते हैं उनके ऊपर तो एक प्राइस अलग से लिखी होती है कि भाई दुकानदार, आप दुकान पर जाएंगे, आप MRP देखें, किसी वस्तु की 10 रुपये MRP है, हो सकता है दुकानदार आपको डिस्काउंट दे दे, हो सकता है दुकानदार आपको डिस्काउंट ना दे, लेकिन दुकानदार ने वो 10-10 रुपये वाला जो सामान था वो खूब सारा खरीदा था, तो जो होलसेलर था उसने उन सारे सामान की उसे एक लिस्ट दी होगी, उस पर उस वस्तु की प्राइस लिखी होगी कि भाई हर वस्तु के दुकानदार से 7 रुपये या 6 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो लिस्ट प्राइस है मेरे ख्याल से एक तरीके से वो यह आर्टिकल पर लिखी हुई प्राइस है, बस आपको दिख नहीं रही है, वो उनका होलसेलर और डीलर का कन्फ्यूजन है। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये मान लो भाई ये भी एक आपकी लिखी हुई प्राइस है आर्टिकल के ऊपर, और इसको डील करोगे तो भी आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। एक एक करके बात को समझते हैं। क्या कहा, डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर वस्तु खरीदता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई आर्टिकल पर जो लिस्ट प्राइस लिखी हुई है वो कितनी है, 100 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिला, 100 का 20% 20 होता है, डिस्काउंट दे दिया 20 रुपये का, तो कितने में खरीदा डीलर ने, 80 रुपये में। तो ये क्या हो गई भाई, डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। फिर इसने क्या कहा कि इस सूची कीमत से 25% अधिक अंकित करता है, जो ये रेट लिखी हुई थी ना, इसका ही क्या करेगा 25% बढ़ा देगा, तो 100 का 25% 25 ही होता है, तो इसका मतलब कितने रुपए लिख देगा भाई, 125 रुपए लिख दिए उसने।
फिर क्या कह रहा है कि नई सूची कीमत, नई लिस्ट प्राइस आर्टिकल पर इतना लिखा जा चुका है, उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, 20% की छूट दे दी। तो क्या समस्या भाई, इसका 20% निकालोगे 1/5 होगा, 20% 1/5 होता है, भाग दोगे तो कितना आ गया भाई, 25 आ गया। 25 की छूट दे दोगे तो इसका मतलब ये कीमत फिर से किस में चली गई है, सेलिंग प्राइस के अंदर। ठीक है, वो मामला तो बैलेंस हो गया भाई। छूट अगर वो कहता 10% की है तो हम लोग इसमें से 12.5 लेस करते, 112.12 लिखते, वो सेलिंग प्राइस होती। लेकिन ये कीमत गिर करके फिर से किस पर आ गई, 100 रुपए पर आ गई। ऑल ओवर कंक्लूजन क्या हुआ, 80 रुपए की चीज को बेचा कितने में गया है, 100 रुपए में। कितने का लाभ हुआ भाई, लाभ हुआ 20 रुपए का। किस पर हुआ, 80 पर। कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है, 4 बार। 1/4 होता क्या हमारा, 25%। ठीक है, इतनी सी 2-3 बातें आप लिखते, अलग से मेंशन करने की भी नीड नहीं थी, बस 80 में खरीदा 100 में बेचा, साफ साफ दिख रहा है 25% का लाभ। ये इधर वाला इस टाइप से जो आप काम कर रहे हो, रोज वगैरह बना रहे हो, इनकी नीड थी नहीं, सीधे सीधे सोल्व हो जाता। पर्पज क्या होता है इन सवालों का, पर्पज इतना सही है कि कोई बच्चा इन सवाल को देखे कि अच्छा कीमत बढ़ा रहा है, घटा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो सतही तौर पर पढ़ाई लिखाई करते हैं वो इससे घबरा जाएं। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि लिस्ट प्राइस का नाम सुना और ये क्या बवाल आ गया भाई, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। आपने पढ़ रखी हैं चीजें, बस आप उनको क्या गौर से देखते नहीं हो कि टर्म्स जो भी दे रखी है हमें क्या तनाव लेना है भाई, उसके हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भाई रेलवे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो जो वीडियो डला है पूरा का पूरा कंपाइल होकर के टेलीग्राम पर मैंने पोस्ट कर दिया था आपका कल ही, तो उसको जाएं ध्यान से देखें। और जिन बच्चों को भविष्य में जैसे सीजीएल देना है या आईबी की जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी उस पूरे के पूरे सेशन को देखें। ठीक है, आईबी वाले तो ऐसा हो सकता है कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, इतने टाइम में क्या करें, तो एटलीस्ट उसको 2x पर करके सुन ही लो। लेकिन जो बच्चे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस इनकी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो उस वीडियो से डिटेल में अपने नोट्स बना ले। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कुछ और क्वेश्चंस ऐड करके भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उस चीज़ का आपको तनाव नहीं लेना है। ठीक है भाई, चलो 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के एक त्रिज्याखंड काट दिया गया है। त्रिज्याखंड का एंगल आपका 150 डिग्री है, इसका क्षेत्रफल। एक आपके पास सर्कल दिया उसने जिसका डायमीटर कितना था भाई, इसका डायमीटर था आपका 42, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी 21। एक सेक्टर को कट किया है जिसका एंगल कितना है भाई, 150 डिग्री, 115 डिग्री। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि भाई ये जो सेक्टर आपने कट किया है इस पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा। ठीक है, क्या सीखते हैं हम लोग भाई, अगर ये थीटा डिग्री का होता तो थीटा अपॉन 360 डिग्री हम लोग लिखते थे और फिर क्या करते थे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कैसे किया था ये वाला, फिर से एक बार समझ लो। 360 डिग्री ने खुद के अंदर एंगल समा रखा है पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री के हिस्से में कितना आया, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। अब कोई आपसे कहे थीटा एंगल के हिस्से में कितना है, तो 1 डिग्री के हिस्से में जितना उसको कर दो थीटा से। कोई कह देगा भाई 50 डिग्री के हिस्से में कितना है, तो 1 डिग्री के हिस्से का निकाल लिया, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कंक्लूजन आता है। अब हम लोग इस सवाल को एग्जाम में कैसे डील करते भाई, एक तो सीधी सी बात थी कि 150 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, इतना पार्ट इसके पास सर्कल का एरिया है। फिर रेडियस आपको साफ साफ दिख रही है कि रेडियस कितनी है भाई 21, तो यहां पर आप किसका सहारा लो, यहां पर आप टेबल का सहारा लो। टेबल हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि पाई आर स्क्वायर की ऐसे केस में वैल्यू होगी 1386। ये अगर आप यूज करेंगे तो एक भीड़ से तुरंत के तुरंत अलग हो जाएंगे। रेलवे सीरीज का पहला ही सेशन देख लेना, मतलब जो मेंसुरेशन हम लोगों ने पढ़ी थी उसको आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि टेबल का कितने सटीक तरीके से यूज किया जा सकता है। एक बच्चा तो वो पाई को 22/7 21 गुणा 21 लिखने में इन्वॉल्व है और आप तुरंत के तुरंत क्या लिख देते हैं, रेडियस 21 की वजह से एरिया 1386, 7 की वजह से 154 लिखते थे, 14 की वजह से 616 लिखते थे, 21 की वजह से 1386 लिखते थे। ये टेबल आपको अच्छे से बताई थी, तो ये आ गया 1386।
इसे सोल्व करना था, बस सोल्व कर दें। देखना यहां से ये कट गया, 3 से आप काटोगे तो यहां पर 3 से काटा तो ये 5 बार और ये 12 बार कट रहा है क्या, वो 8 1 9 3 6 9, तो इसका मतलब, और उसमें भाग जा नहीं रहा है किसका, 4 का नहीं जा रहा, तो 3 से ही कटेगा। 3 से काटोगे 4 बार, 6 बार, 2 बार। इसको कर दो भाई 5 से मल्टीप्लाई, 0 30 और एक आपका 31, 5 4 20 और 23, डिवीजन में 4, 5 बार डिवीजन चला गया, 3 बचा, 30 में डिवीजन किया 7 बार चला गया, फिर 3 बचा, फिर आपका 7 बार डिवीजन, 7 4 28, 1 मिनट गड़बड़ कर दी भाई, देखो 20 में 5 बार चला गया है, कितना बचा आपके पास 31 में 7 4 28, फिर 30 बचा है, फिर 7 4 28, फिर 20 बचा है 577.5। ये आपको करना था। एग्जाम में ये काम कभी नहीं करने होते कि डायग्राम बना रहे हो ऐसे सवालों का, ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम की नीड नहीं होती है। एग्जाम अप्रोच ये होनी चाहिए कि पूरा का पूरा मुद्दा माइंड में सेट था, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपका ये था कि जिस बच्चे ने टेबल सीधे लिख ली, ये मान के चलो वो 10 से 15 सेकंड की लीड तो सीधे सीधे ही लेके आए। छोटी छोटी जगहों से टाइम बचाना होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता है उसकी वजह से आपका मैथ के अंदर 10 मिनट बच जाएगा, नहीं भाई। हर सवाल के हिस्से में ही मुश्किल से 1 मिनट निकल के आता है, तो फिर एक सवाल 10 मिनट बचा कैसे पाएगा। उस 1 मिनट के अंदर से ही आपको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड ये बचाने होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखना जरा क्या कहा। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है तो संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात कीजिए। कोशिश करते हैं, ये सवाल तो आसान है, इसे एक लाइन में ही टारगेट कर दें। तो देखो अनुजा के पास किसी संपत्ति का, हम लोगों ने मान लिया वो टोटल प्रॉपर्टी क्या है, x है। अनुजा के हिस्से में कितना है भाई, इसका 2/3, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि उसके पास जो मौजूदा संपत्ति है x का 2/3, उसका भी कितना है, 30% की कीमत। तो इसका मतलब ये तो अनुजा के पास प्रॉपर्टी है, ये टोटल प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का 30% मतलब 3/10 जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, 1,25,000 रुपए को। हो गया। इसे जब हम लोग सोल्व करेंगे ये इससे कट जाएगा, 2 का आप यहां पर करेंगे इसके अंदर डिवीजन, तो ये रिजल्ट आपको दे देगा 62500 और 1 0 आपका ये आ गया, इधर आ गया। किसकी वैल्यू निकाली भाई आपने, x की निकाली। इसका मतलब ये क्या है, टोटल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। आपको क्या करना था भाई, इसका 45% निकाल दो, 45%। अब देखना 45% निकालोगे तो 45/100, 5 से आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया, 5 से करोगे तो ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। कैंसिल आउट करते हैं, 0 आपका यहां से खत्म हो गया, 2 का आप डिवीजन करोगे यहां पर तो ये 31250 आ गया। इसको कर दो भाई 9 से मल्टीप्लाई, 9 गुणा में 5 45। अगर आपका ध्यान ऑप्शन की तरफ गया तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। कैसे भाई, मात्र ऑप्शन सी में ही 1 0 बन रहा है लास्ट में, बाकी तो ए बी और डी के अंदर 1 से ज्यादा जीरोज आ रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात ही होती है कि क्या आपका ध्यान जो कैलकुलेटिव सवाल है उनको सोल्व करते टाइम लास्ट लाइन जब आप सोल्व करते हैं तो क्या आपका ध्यान ऑप्शंस की तरफ जाता है। अगर आपका ध्यान जाता है तो आपके वही 10-15 सेकंड तो बच गए, तुरंत आपने हिट कर दिया भाई। जब भी इसे 9 से करेंगे एक 0 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, ऑप्शन सी में बन रहा है, ठीक है। नहीं जाता है ध्यान तो फिर सोल्व करना पड़ेगा। 9 5 45, 9 2 18 और आपका 4 22, फिर 9 और 2 आपका 11 और फिर 9 3 27 और एक आपका 28, 281250 आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना लिखने मात्र से ही आपका काम चल जाता है। अलग से आप x निकालोगे फिर से नई इक्वेशन बनाओगे तो ऐसा काम आपको यहां पर नहीं करना। लैंग्वेज को रीड करो भाई जल्दी से। देखो इस सवाल में इसने आपको क्या कहा, ट्राइंगल एबीसी में एडी एंगल ए को समद्विभाजित करता है। मतलब एंगल ए क्या हो गया भाई, एडी क्या हो गया, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, 2 हिस्सों में डिवाइड करता है एंगल को।
BC जो साइड है उसको D पर काटता है, BC की, AC की और AB की वैल्यू दी है, आपसे BD की वैल्यू पूछी है। पहले तो इसका हम लोग बना लेते हैं डायग्राम की असल में मामला क्या है। तो देखो ट्राइंगल AB और C है, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर हमने ये ड्रॉ किया, ये D पर मिलता है BC को। अब जो डेटा दे रखा है उसको लिख लेते हैं। BC की वैल्यू हमें दे रखी है इसने A सेंटीमीटर मान लो, AC की जो वैल्यू है वो B सेंटीमीटर और AB की वैल्यू है वो C सेंटीमीटर। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई ये जो हमारा BD है, हमारा जो यहाँ पर BD है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो एंगल बाइसेक्टर, अगर आपने ये मॉक टेस्ट कंटिन्यू देखे हैं, रेलवे वाले भी देखना, भी रेलवे वाले भी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट थे, उनको ये नहीं समझना है कि वो रेलवे के स्तर के, नहीं वो भी CGL के स्तर के हैं। वहां पर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था एंगल बाइसेक्टर कि भाई यहां पर एंगल बाइसेक्टर है, साइन रूल अप्लाई होगा और एक कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन हमने सुंदर तरीके से लिखा था कि भाई एंगल बाइसेक्टर का जब भी सीन होता है कि ये मान लो आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां से यहां हम एक पैटर्न लिखते थे और यहां से यहां पैटर्न लिखते थे। जैसे ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका और इसका रेशियो क्या होगा 10:5, तो इसे लिखते थे 2:1। सारा खेल यही था, यही बस आपको बात ध्यान रखनी थी। तो यहां से कोई मुझसे कहे कि भाई BD और जो CD है इसका रेशियो क्या होगा, तो तुरंत आप कहेंगे कि भाई ये वाली जो भुजा है ये इधर जाएगी, ये वाली इधर जाएगी और ये C/B में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, BD आपसे पूछ रहा है, तो देखो रेशियो में ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, C+B हो गई, और BD के हिस्से में कितना पार्ट आ रहा है, सिर्फ C। तो देखो BD के हिस्से में C पार्ट आ रहा है, पूरी लेंथ क्या है आपके पास B+C, तो इसका मतलब इस लेंथ का ये वाला पार्ट इसके पास है। लेकिन क्या ये एक्चुअल लेंथ दे रखी है C/B, नहीं, ये तो रेशियो की वैल्यू दे रखी है, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल क्या है A, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि भाई A का C/में B+C पार्ट इसके पास है, BD के पास। ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है भाई जिसमें AC का मल्टीप्लाई हो, तो ऑप्शन B के अंदर आपको ये बात दिख रही है। तो आपका करेक्ट रिजल्ट क्या हो गया भाई, B लिखा जा सकता है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप कंटिन्यू कुछ भी चीज़ अगर आपको नहीं भी समझ में आती है तो डिटेल में भी एक्सप्लेन किया जाता है, एग्जाम अप्रोच भी आपको एक्सप्लेन की जाती है कि भाई इन सवालों में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। ठीक है, सेशंस को हमेशा देखें, इनके अंदर रीज़न क्या है मैं शामिल करता हूं आजकल इनके अंदर CGL मेंस में पूछे गए सवाल, कि धीरे धीरे बच्चा अपना स्तर तो उठाए। हमेशा एक ही टाइप के सवाल थोड़ा ना करेंगे भाई, वही रटा रटाया पैटर्न चल रहा है, वो इजी हर बच्चा कर रहा है। तो हर सेशन के अंदर धीरे धीरे स्तर को उठाया जाता है। बहुत मुश्किल सवाल भी आने वाले टाइम में काम में लेंगे कि भी सवाल कैलकुलेटिव भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, तो ये चीज़ें चलेंगी। इनको आप अटेम्प्ट करते हैं, जैसे हमने रेलवे की सीरीज चलाई तो उसका स्तर हमने बढ़ा के रखा, उसके आउटकम अभी मिल रहे हैं। ग्रुप के ऊपर देखें भाई, डेली मेरे ख्याल से 4-5 बच्चे हैं जो कमेंट करते रहते हैं। कुछ बच्चे ग्रुप पर कमेंट नहीं करते, मुझे कर देते हैं। तो इवनिंग या नाइट के अंदर जब वो टेलीग्राम को ओपन करके देखता हूँ, कई सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं कि सर मैंने 30 में से 30 अटेम्प्ट कर दिए थे, मेरे को तो पेपर ही नकली लग रहा था मैथ्स का सेक्शन। रीज़न उसके पीछे ये है कि हमने एक सही दिशा में मेहनत की है। पैरेलल में स्टडी IQ ने भी मेहनत की और पैरेलल में आपने भी मेहनत की है। ऑल ओवर अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे रेलवे सीरीज के अंदर 1730 या 40 सवाल हमने 90 दिन में किए थे, 700 कुछ सवाल हमने डिस्कस किए थे फिर रिवीजन के अंदर। हर मॉक टेस्ट के अंदर ऑन एन एवरेज हम 25 सवाल डिस्कस कर रहे थे। तो इसका मतलब एक बात बताओ, जो बच्चा 3000 सवाल करके गया है उसका स्तर क्या होगा। और 3000 सवाल नकली नहीं थे, सही थे, सटीक थे, एग्जाम के हिसाब से थे। कोई भी एक भी सवाल को ये नहीं कह देगा सर ये तो एकदम नकली था, ऐसा तो कभी पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो स्तर को बढ़ाएं। और जो बच्चे मतलब रेलवे की सीरीज देख रहे हैं जिनकी एग्जाम हो गई है भाई, वो इनको भी कंटिन्यू करें, आउटकम अच्छे आएंगे। आप भविष्य में CGL एग्जाम आप ये भी कह देना कि सर रेलवे सीरीज देख के गया था तो भी मेरा CGL का अच्छा हुआ। जो जो चीज़ें मिसिंग है उनको मैं मॉक टेस्ट में शामिल कर ही रहा हूँ, आपको तनाव लेने की नीड नहीं है। देखना भाई, अगला जो सवाल है वो किस पर है, बोर्ड मास पर है। बोर्ड मास का या फिर यूं कह ले V बोर्ड मास का सवाल जहां भी आपको दिखे
तुरंत के तुरंत जब भी कभी आप ऑफ या का देखें, अवेयर हो जाएं कि मैक्सिमम एरर यहाँ हो सकती हैं, और अगर डिवीजन भी इन्वॉल्व है तो यहाँ पर भी एरर होने के चांसेस हैं। इसको स्मूथ वे से करने के लिए एक सिंपल सी बात हमने देखी थी कि कहीं डिवीजन x अपॉन y निकल के आ रहा है तो आप क्या कर दो, इसे कन्वर्ट कर दो भाई, मल्टीप्लाई में कर दो और ये वाली बात y अपॉन x लिख दो। इससे आपका टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। वी बोर्ड मास का सेशन है, आप सर्च कर लेना भाई, वी बोर्ड मास या बोर्ड मास बाई वासु सर, वो सेशन आप पुराने वाला है, उसको जा करके देख लें। वो ये मान के चलो सीजीएल मेंस तक का मामला उसमें कवर है। ठीक, ध्यान रखने वाली बात ये है, स्पीड मेंटेन करने के लिए आपका काम ये है। अब इसे हम लोग सोल्व करें तो देखना जरा, 5 1/4, 5 4 20 और 1 21, 21/4 आपने लिखा। ठीक है, डिवीजन है, मैं क्या लिखना चाहता हूं, मल्टीप्लाई। अब ऑब्जर्व करना, 3 2 6 और 1 7, 7/3, लेकिन ऑफ लगा है तो साथ में सोल्व होंगे, तो ऊपर क्या आ गया, 7 गुणा 4 अपॉन में 3। कब, जब डिवीजन था। मल्टीप्लाई में कर दिया तो ये जो 3 है ये नीचे ऊपर चला गया है, और 7 इंटू में 4 आपका यहाँ पर आ गया। ठीक, फिर का है, का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई कर दो 8/9 से। ठीक, इसके बाद अगेन आपके पास ब्रैकेट डाल रखा है, यहाँ पर वैल्यू 8 प्लस मल्टीप्लाई करोगे, ऑफ दे रखा है 8 आपका 15, अगेन आपको ऑफ दे रखा है, मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पर। अब देखना जरा, ये तो सीधे सीधे डिवीजन को आप 5/4 लिख दोगे, तो यहाँ पर आपके पास है 8 2/3 इंटू में 5/4, ये आपने लिख दिया भाई। ये सारी की सारी बातें, सब कुछ दिख भी रहा आपको। अब इसे करना है जस्ट हमें सोल्व करेंगे तो देखना जरा, 7 से ये पार्ट आपका कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 गुणा 3 9, ये पार्ट कट जाएगा। 4 से काटोगे इसको 2 बार, और 2 से इसको काट दोगे 2 बार, तो यहां पर इस ब्रैकेट का कंक्लूजन 1/2 आ गया। ठीक, 15 गुणा 8 120 में ऐड किया आपने तो ये आ गया 128, डिवीजन में आपका 15, इनटू में देखना भाई, यहां पर देखो 4 से काट दिया आपने इसे 2 बार, ये वाली वैल्यू क्या बनी, 2 गुणा 2 4 गुणा 5 अपॉन में 3, ये आपके पास बच गया। कुछ और कट रहा है, बिल्कुल ये वाला आपका पार्ट कट रहा है 2 बार, 5 से भी इसको काट सकते हो आप 3 बार, लिखा जा सकता है। अब देखना 128, इसमें तो जाएगा नहीं, 128 कितना आ गया भाई, 256, डिवीजन में 9 आ गया। अच्छा, ऐसा तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने क्या गड़बड़ की होगी भाई, मेरे हिसाब से तो कोई गड़बड़ चल नहीं रही है। 15 8 120, ब्रैकेट भी ठीक सोल्व किया है, 8 भी था 15 भी था। एक बार हल्का सा चेक कर लेते हैं, देखो 21/4 मल्टीप्लाई में हो गया, 3 ऊपर चला गया, 7 4 28, इसका 8/9 आपका हो गया, 8 + 8/15 आपके पास यहाँ आ गया, 8 इंटू में 2/3 इंटरचेंज कर दिया 5/4, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है भाई, चलो एक बार आप इस सवाल को खुद से भी ट्राई कर लेना। अगर कुछ गड़बड़ लगे आपको कि सर आपने यहाँ पर प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी है तो कमेंट कर देना नीचे। अगर मुझे लगा कि सच में कोई गड़बड़ हुई है तो अगले सेशन में उठा लेंगे इस सवाल को, नीचे कमेंट कर देना कि कोई और बच्चा भी देखे तो तुरंत आइडिया लग जाए उसे कि हाँ यहाँ पर मामला गड़बड़ किया है। ठीक है, तो 4-5 बच्चों के कमेंट एक जैसे आ जाएंगे तो कोई बच्चा मान लो ये भी सोच रहा है कि मेरे से क्या गड़बड़ हुई है, मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये आंसर आ रहा है तो आप मैच करवा लेंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल यहाँ पर, देखो 1/sec x - tan x - 1 में cos x है, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है, का मान क्या होगा। देखो अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दें कोई समस्या नहीं है, जैसे 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे। एक तो हमें सीधे कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि ये वाली वैल्यू रख दे तो हमारा काम हो जाए, फिर ऑप्शंस के साथ भी चेक करना है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मामला सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद जो सिंप्लीफाई होकर के जो प्रारूप है आपको दिखने में जो पार्ट है वो छोटा हो जाता है, फिर उसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, वैल्यू पुट वाले पैटर्न के अंदर। ठीक है भाई, तो पहले थोड़ा सा इजी करें तो आप इस सवाल को ऐसे भी रीड कर सकते थे कि भाई ये जो पार्ट है आपका sec x - tan x है, और अगली जो बात आपको दिख रही है वो क्या है, माइनस का 1/cos x।
एलसीएम लोगे तो कोस एक्स और इसका लोगे तो मामला बड़ा हो जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया, कोस को लिख दिया सेक। ठीक है, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते थे। एग्जाम में आप शुरुआत करें, माइंड कैलकुलेशन का यूज करें भाई, माइंड कैलकुलेशन का यूज करेंगे, आउटकम अच्छे होंगे। सेक एक्स माइनस का क्या हो गया हमारे पास 10x एलसीएम। अब देखना यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर तो 1 है, ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट इसके साथ है, तो मैं ये भी कह लेता हूँ कि माइनस सेक एक्स को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 10x इंटू में सेक एक्स। ठीक है, कुछ इजी लग रहा है क्या सोल्व करने में? तो देखो हम लोग बार बार एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ते हैं। एक बात बताओ, ये बात क्या है, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये ऐसे भी तो बन सकता था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 10 स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता था। तो अगर आप ठीक ठीक दिमाग लगाते तो आप बात पकड़ गए होंगे मेरे ख्याल से कि 1 माइनस सेक स्क्वायर है, इसकी जगह आपने क्या रख दिया, माइनस का 10 स्क्वायर एक्स लिखा। अब एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाना है, छोटा सा क्या कॉमन सेंस लगाना है, मैंने कॉमन ले लिया 10x। ठीक है भाई, मैंने कॉमन लिया है 10x, ध्यान से देखना, इसका एक 10x एक ही था वो बाहर चला गया, इसके पास 2 है, स्क्वायर है तो एक बाहर चला गया। ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा सेक एक्स माइनस का 10x, और नीचे भी क्या है, सेक एक्स माइनस 10x, तो ये क्या हो गया भाई आपका रिजल्ट। तो एग्जाम में चीज़ों को कुछ इस तरीके से आपको डील करना है। ठीक है, वैल्यू पुट की हमें नीड ही नहीं हुई भाई, सीधे सीधे हमने क्या सीखा है, कई बार डेटा ऐसा होता है कि अगर आप नीचे कोस को काम में लेते तो आपका एलसीएम बहुत बड़ा हो जाता। तो प्रयास ये करें ऐसे सवालों में सीधे सीधे, जैसे 1 अपॉन साइन थीटा आपको दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोसेक थीटा लिख ले, एलसीएम थोड़ा सा आपका स्मूथ हो जाएगा। एलसीएम आपका आसान हो गया तो इसका मतलब कैलकुलेशन ईजी होगी। तरीका कुछ भी ले लो, चाहे पूरे को साइन कोस में ही रख लो, सोल्व हो जाएगा, लेकिन सटीक रणनीति आपके पास होनी चाहिए, प्री सेट हो माइंड के अंदर कि इस चीज़ को तो मैं ऐसे ही रीड करूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सवाल ऐसे सोल्व हो सकता था। चलो भाई, इसके बाद अगले सवाल की हम लोग बात कर देते हैं, इसके भी स्टार लगा लो भाई, ये भी सीजीएल मेंस का ही सवाल है। ये सवाल थोड़े से कैलकुलेटिव नेचर के होते हैं, बस इस सवाल को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इसको करना है। ठीक है भाई, इसके लगा लेते हैं हम लोग स्टार, इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी है। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। एक रिलेशन ए बी का है, एक रिलेशन सी डी का है। फिर डी ए से 25% कम है, एक रिलेशन डी और ए का भी है। अब ध्यान से देखना, हमें रिलेशन निकालना है ए बी सी और डी के अंदर। ठीक है भाई, एक साथ नहीं दिया, ए बी का एक साथ दे दिया, सी डी का एक साथ दे दिया, ए डी का एक साथ दे दिया। अब जरा गौर से देखना, ए बी से 20% कम है, 20% 1/5। अगर ए बी से 20%, बी की वैल्यू 5 होगी तो इसकी वैल्यू 5 से एक कम कितनी हो जाएगी, 4। तो ये कंडीशन जस्टिफाई होगी कि ए बी से 20% कम है। सी जो है वो डी से 30% अधिक है, डी की जो भी वैल्यू होगी उससे 30% ज़्यादा, इसकी 30% क्या लिखते हो, 3/10। डी की वैल्यू अगर 10 है तो इसकी वैल्यू 10 और 3 कितनी होगी भाई, 13 होगी। आ गया। अब डी और ए का रिलेशन भी है, क्या कहा, डी जो है वो ए से 25% कम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 25% 1/4 है, इसकी वैल्यू अगर 4 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यही है, दो ग्रुप हैं आपके पास, एक तो ए बी का है, एक सी डी का। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ए और डी का रेशियो, जो कि क्या होना चाहिए भाई, 4:3। अब यहां तक तो कोई समस्या नहीं थी, इसको 4 मानो, इसको 5 मानो, इसको 3 मानो, लेकिन उस केस में इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 13, और रिलेशन क्या निकल के आ रहा है भाई आपका बी और सी में। तो हमें तो ये देखना है कि बी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो दोनों वैल्यू दिख रही हैं ये इक्वल होंगी तभी काम चलेगा, क्योंकि यही तो इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, 10 और 3 को इक्वल करना है तो क्या करो भाई, इसको कर दो 3 से गुणा, कर दिया, 30 बन गया।
ऐसे ही इसका और इसका रिलेशन था तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं 10 से गुणा। लेकिन अगर आप इसको 10 से गुणा करोगे तो b के साथ इसका रिलेशन बिगड़ेगा, तो इसको भी 10 से करना है। एक बार फिर से देखना, अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये a बनेगा 40, ये कितना बनेगा भाई 50 बनेगा, ये कितना बनेगा आपका 30 बनेगा। इधर गुणा किया है, इसका इससे करोगे तो कितना बनेगा 39 बनेगा। अब सारी शर्तें जस्टिफाई हो गई, क्योंकि आपने इसका और इसका जो संबंध है उसको जस्टिफाई कर दिया कि ये 4-5 होना चाहिए था, बिल्कुल है। ये 4-3 होना चाहिए था, बिल्कुल है। इसका रेशियो 13 रेशियो में आपका 10 होना चाहिए था, 10 का भाग 3 का भाग देते ही वो बात आपको दिख रही है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, यहां पर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये क्या चला, इसे ध्यान से समझना है। ऐसे भी नहीं करना चाहते तो मैंने पीछे आपको सिखाया था कि वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो है, उसका यूज कर लो, ठीक है। ए का बी से, बी का सी से सीधे रिलेशन दे नहीं रखा था आपको, तो उसमें समझा रखा है कि ऐसी स्थिति के अंदर कैसे चीज़ों को डील करें। चलो आपने ये सब लिख लिया, मेरे हिसाब से ये पार्ट लिखने की नीड नहीं थी, क्योंकि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 10 से गुणा करते ही ये मामला एडजस्ट होगा। तो सीधे क्या लिखते भाई, हम लोग लिख देते कि b और c का अगर हम लोग रेशियो लिखना चाहें, b की वैल्यू 50 है और c की वैल्यू आपकी 39 है। ये आप सीधे भी लिख सकते थे, कंफ्यूजन है तो वो एक लाइन लिख लो। अब देखना रिजल्ट क्या आ रहा है पॉइंट्स में। पॉइंट्स में कब आएगा भाई, 50 में 39 का डिवीजन करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी आपको ऑब्जर्व करना होता है, ऐसा नहीं है कि लाइन से लग गए कि बस b/c है, इसको निकाल दूंगा काम हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाना है। 50 में 39 का डिवीजन करोगे, एक बार डिवीजन चला गया फिर पॉइंट कुछ, लेकिन ये तो वैल्यू है ही नहीं इस टाइप की। तो इसका मतलब इसने क्या किया होगा, देखना इसने क्या किया होगा, c को ये इधर ले गया, b आपका इधर है, 39 आपका इधर आ गया, अपोन में कितना आपका 50। 39 में 50 का डिवीजन करोगे तब चीजें पॉइंट से स्टार्ट होगी। सोल्व करें, पॉइंट लग गया, 390 में 50 का डिवीजन करोगे, 7 बार चला गया, 350 तक कितना बचा भी 40। कितनी बार डिवीजन होगा 400 के अंदर, तो 8 बार आपका हो जाएगा। 0.78b इक्वल्स टू में आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है भाई, ऑप्शन आपका ए। ठीक है भाई, सवाल के स्टार लगा लेना, क्योंकि इसमें समस्या क्या होती है, एक तो इसे बैलेंस करना होता है, अमूमन बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, एक दूसरा पार्ट ये वाला, यहाँ पर अगर आपको पता ही नहीं है, आपने 50 में डिवीजन कर दिया 39 का, 1 पॉइंट समथिंग आ गया, फिर आप ये सोचो कि नहीं इसको इंटरचेंज कर दूँ दूसरी तरफ, तो वो इंटरचेंज होगा नहीं, कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमेशा ऑप्शन की तरफ भी अवेयर रहना है, ठीक है भाई। रिसेंट में मेंस में पूछा गया ये आपका सवाल था। लैंग्वेज को रीड करो भाई जल्दी से इस सवाल की। देखना क्या कहा इसने यहाँ पर, सुषमा ने 12,000 में 6 मेज और 12 चेयर कुर्सियाँ खरीदी। उसने मेज 15% के लाभ पर और कुर्सियाँ 10% की हानि पर बेची, तो उसे कुल 300 का लाभ हुआ। मेज़ों की कीमत कितनी थी। देखो सीधे सीधे सिंपल सा काम है भाई, क्या लिखना है, एक तो आपके पास टेबल है, ठीक है, टेबल्स हैं आपके पास और एक आपके पास है चेयर्स। अब देखो ये सवाल जो होते हैं मिक्सर पर बेस्ड होते हैं, मिक्सर या मिश्रण की अगर हम लोग बात करें, दूध और पानी को मिला दिया मिक्सर बन गया, नॉर्मल सी फीलिंग है। ऐसे ही आपने अगर चावल और चीनी को मिलाया है, ये भी आपका क्या बनेगा, मिक्सर ही बनेगा। इस पर भी हमारी कॉमन फीलिंग है, क्योंकि ये हम जीवन में देखते हैं। इसके अलावा भी मिक्सर होता है, जैसे कोई क्लासरूम है तो क्लासरूम वो असल में क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या है वो मेल और फीमेल का मिक्सचर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी आदमी ने एक पूरी जर्नी कवर की है, उसने एक हिस्सा कम स्पीड मान लो किसी बस से चला हो, एक हिस्सा मान लो वो ट्रेन से चला हो, उससे कवर किया है, तो वो जर्नी भी 2 टाइप की स्पीड का ही एक तरीके से मिक्सचर होता है। ये फीलिंग आपको डेवलप करनी होती है। ऐसे ही आपके पास 2 टाइप की वस्तुएं हैं या 3 टाइप की वस्तुएं, अमूमन 2 ही टाइप की आपको दिखेंगी। 2 टाइप के आर्टिकल्स हैं, कुछ को प्रॉफिट पर बेचा, कुछ को लॉस पर बेचा। ऐसा भी हो सकता है दोनों ही चीज़ों को प्रॉफिट पर बेचे, दोनों को ही लॉस पर बेचे।
एक टाइप की जो वस्तुएं उनको प्रॉफिट पर, एक टाइप की वस्तुओं को लॉस पर बेचे। तो ये भी असल में आपका क्या होता है, मिक्सचर। तो इन पर भी मिक्सचर का कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हैं। तो उसने टेबल क्या की भाई, 15% के प्रॉफिट पर बेच दी, 15 लिख दिया, इनको बेच दिया लॉस पर, तो लॉस में माइनस लग गया। यहां हमें देखना है कि ऑल ओवर जो मिक्सचर है उसके अंदर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसने रुपए में तो कह दिया भाई 300 का लाभ, लेकिन परसेंटेज में निकालना है तो अलग से सोल्व करना होगा आपको। 300 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है किस पर, 12,000 पर। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100 कर दो। ये इससे कट गया, इसको इससे काटोगे, 6 से कट रहा है 5 बार 2 बार, तो आप लिखोगे यहाँ पर कितने का भाई, 5/2, 2.5% का क्या हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट वाइज का मतलब प्लस में लिख दिया। अब क्या देखा था हमने, अब हमने देखा था कि बड़े में से छोटे को लेस कर दो। ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें से इसको लेस करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 12.5। इसको देखोगे तो ये भी कितना बना भाई, 12.5। क्या आ गया, रेशियो 1:1। इसका मतलब क्या हुआ, सारी की सारी टेबल्स की कीमत कितनी है, 1, और सारी की सारी चेयर्स की कीमत कितनी है, 1। अब एक बात बताओ, सुषमा ने क्या किया था, 12,000 में 6 टेबल 12 चेयर, तो जितनी भी टेबल्स हैं उनकी कीमत क्या होगी, 1:1 में चला गया, 12,000 के 2 बराबर टुकड़े कर दिए, तो इसका मतलब सारी की सारी टेबल्स की कीमत जो है वो कितनी आ जाएगी, 6,000। 6,000 के हिसाब से ऑप्शन बी। अगर सारी की सारी चेयर्स की कीमत भी वो पूछता तो भी हम लोग क्या कह देते कि 6,000 आपका रिजल्ट होगा। इजी सा पैटर्न होता है, कोई खास दिमाग लगाना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सच में ये आपका मिक्सचर है। चलो भाई, इस सवाल के भी लगा लो 3 स्टार। रिसेंट में ही सीजीएल मेंस में पूछा गया ये आपका सवाल है। एक एक करके ध्यान से सारी की सारी बातों को यहां हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, असल में आपने देखा सवाल को, 27x y का क्यूब माइनस 8x माइनस वाई का क्यूब बराबर x प्लस 5y और ax स्क्वायर by स्क्वायर cxy, ये पैटर्न दे दिया। a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू पूछ रहा है। अब तक जो सवाल थे ना, उनमें कोई बहुत ज़्यादा तनाव नहीं आता था। हमने भी मेरे ख्याल से ऐसे 10 या 12 सवाल डिस्कस कर लिए होंगे। रिसेंट में ही सीजीएल मेंस और प्रीलिम्स में इस टाइप के सवाल चलने स्टार्ट हो गए हैं। तो एक उम्मीद है कि भाई रेलवे में तो चलो खैर नहीं आ रहे हैं, अभी भी नहीं आ रहे हैं, तो बाद में भी नहीं आएंगे, आईबी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। भविष्य में आप CHSL देंगे, CGL देंगे, CPO देंगे, CDS देंगे, उनमें आ सकते हैं, पूरी संभावना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो शुरुआत में सवाल आ रहे थे तो उनमें एग्जामिनर क्या लेवल के सवाल नहीं बना पा रहा था, कि कोई भी बच्चे ने देखा अच्छा ये वाला सवाल आ रहा है तो तुरंत उसने रीड कर लिया, पैटर्न को सीख लिया, वर्बली भी ये सवाल सोल्व हो रहे थे। अब उसने दिमाग लगा दिया कि भाई सवाल का नेचर जो है उसे कैलकुलेटिव करो। लेफ्ट साइड में जितनी भी बात दे रखी है, मैं इसको एक बार के लिए मान लूँ, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन से वाला, x का क्यूब बीच में लगा है माइनस वाई का क्यूब। इससे आप क्या लिखते हो भाई, x माइनस वाई लिखते हो। अगली जो भी बात होगी वो x स्क्वायर, और फिर हम लोग लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस का xy, ये लिखा जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर सीधे सीधे एक्स क्यूब बन रहा होता, वो तो बात बनती नहीं। इसने देखो एक तो चेंज पहले ही स्टेज पर कर दिया है कि बच्चे को ये बात रीड करनी होगी कि यहाँ पर असल में एक्स क्यूब ना होकर के क्या है, 3x प्लस वाई का क्यूब। ठीक, अगली स्टेज भी इसने चेंज की कैलकुलेटिव बनाने के लिए, इसे बच्चे को रीड करना होगा 2x माइनस वाई और ये आपका क्यूब। पहली बात तो ये है कि क्या आप ऐसे इस सवाल को रीड कर पाए। अगर आप इस सवाल को ऐसे रीड नहीं कर पाए, रीड करने का मतलब ये है कि स्क्रीन पर दिख रहा वहीं से आपने इसको रीड कर लिया। ठीक, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, x का क्यूब माइनस ये पूरा का पूरा है आपका y का क्यूब। पहली स्टेप लिखोगे तो क्या करोगे, x माइनस वाई, इसमें से इसको घटा दोगे, लेस करोगे तो देखना जरा आपके पास क्या बचेगा। यहाँ पर 3x में से लेस करोगे आप 2x, तो आपके पास क्या बचेगा x। इस 3y में से माइनस करना आपको माइनस का 2y, तो ये कितना आ जाएगा 5y। एक बात बताओ, ये वाली बात क्या आपको गिवन नहीं है, ये वाली बात गिवन है। अगर ये नहीं गिवन होगी तो आपका सवाल सोल्व नहीं होगा।
अभी तक हमने जितना भी पार्ट किया इसे लिखने की नीड नहीं थी कि रीडिंग आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए। पहली बात ये बननी थी, आप क्यों बना रहे हो भाई? नॉलेज का मतलब यही तो होता है ना कि अगर आपने चीज़ों को डीप में पढ़ रखा है, एकदम कॉन्सेप्चुअल मैनर में पढ़ रखा है, तो ये पैटर्न आप देखते ही समझ जाते हो कि भाई इस पर बेस्ड होता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि सीधे सीधे माइंड में डील कर लेते हो, कंपैरिजन करके रिजल्ट बता देते हो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं दिखने में आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ तक आपने अपनी रीडिंग को सुधारा, पहला पार्ट ऐसा ही बनना था, लिखने की नीड नहीं थी। अब देखना जरा, ax² by² उसको तो छोड़ो, मुद्दे की बात करते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? ब्रैकेट में ये जो पहली टर्म होती है इसका स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या होगा, प्लस का साइन आएगा, ये जो दूसरी टर्म होती है इसका स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या करते हो, इस पहली टर्म का दूसरी से गुणा करते हो, सारी चीजें पॉजिटिव। तो देखो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 9, और इसके ब्रैकेट में क्या आ गया x² प्लस y² प्लस का 2xy। ध्यान से देखते जाओ, पहली टर्म थी, पहली टर्म का स्क्वायर कर दिया, इस पूरे का स्क्वायर किया ब्रैकेट से बाहर, तो ये बन गया आपका। अंदर वाली टर्म का स्क्वायर हमने लिख करके कर दिया। फिर क्या आएगा, प्लस का साइन आ गया। यहां y है तो y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4, ब्रैकेट में x² प्लस का y², इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस का 2xy, ये भी आ गया। फिर क्या करते हो, इसको इससे गुणा करते हो, तो इस टर्म को इस टर्म से आप गुणा करते हो तो देखना 3 और 2 6 तो बाहर है, अंदर जब गुणा करोगे x प्लस वाई को x माइनस वाई से तो क्या आ जाएगा x² माइनस y², ये बन गया आपका। और ये पूरा का पूरा क्या है आपका ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, असल में देखा जाए तो ये वाली बात थी आपको लिखनी थी, ये वाली यहां से आपका सवाल स्टार्ट होता। कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा पार्टी आप माइंड में कर ले जाओगे, लेकिन ये 3 बातें आप लिख सकते थे, सीधे सीधे आपने लिखी। अब कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किसका भाई, x² वाली जितनी भी टर्म्स है उनको एक साथ लिख लो, x² वाली जितनी भी टर्म्स है उनको एक साथ लिखो, उनका मल्टीपल a है। फिर देखो y² की सारी टर्म एक साथ लिख लो, उनका मल्टीपल b है। उसमें से क्या करना है, xy का मल्टीपल c होगा, और यहां पर क्या लिखना है a प्लस b माइनस c। इतनी बात आपने एग्जाम में लिखी, बाकी सारा का सारा काम आपका अनवांटेड था। कंपैरिजन करते टाइम भी अलग अलग जोड़ना नहीं है। देखो ये 9x², ये आपका 4x², 9 और 4 13, 13 और आपका 6। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई 19x²। x² का मल्टीपल क्या है आपका a, लिख दिया। इसके बाद देखना 9y², 4y² माइनस का 6y², 13 में से 6 चला गया तो कितना बचा 7y²। अब देखो by² है तो इसका मतलब जो भी y² का मल्टीपल है वो क्या होगा b, तो ये वैल्यू 7 हो गई। माइनस का आपको क्या करना है c, पहले तो मल्टीपल देखो, 9 2 18 और 4 2 8, 18 में से 8 चला गया, कितना बचा आपके पास 10। यहाँ प्लस का 10xy हो गया, प्लस का cxy बता रहा है, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई 10। सोल्व किया तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया भाई, 10 लेस कर दोगे 9 और 7 16, ये आपका यहाँ से क्या बन गया रिजल्ट। अब देखो ये टिपिकल है। पहली बात मुझे एक बात बताओ, जैसे सीजीएल मेंस का रिसेंट का ही ये सवाल है। पहली बात, अगर आपको सपने आ रहे हैं कि भाई सीजीएल में मेरी नौकरी लगनी चाहिए, मैं इंस्पेक्टर बनूं, तो क्या मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि भाई फॉर्मूला एग्जाम हॉल में थोड़ा ना लिखोगे। ठीक है, दूसरी बात, पेपर का अगर स्तर ठीक आ रहा है तो आपको मेहनत भी तो उसी टाइप से करनी पड़ेगी, वरना कोई दूसरा बनेगा भाई। सीटें वो उतनी है, उतनी की उतनी भरी जानी है, कोई दूसरा एफर्ट डालेगा। तो क्या करो भाई, ये वाला काम क्यों कर रहे हो अनवांटेड। फिर ये वाली जो स्टेज है आपको पता है कि हमेशा ये इधर बनेगी। असल में देखा जाए बिल्कुल ये कैलकुलेटिव नेचर का सवाल है, और अच्छा कॉन्सेप्ट का भी सवाल है कि कंपैरिजन में भी गड़बड़ हो सकती है, पॉइंट पॉइंट पर आपकी गड़बड़ हो सकती है। इतना आपको लिखना था, कंपैरिजन को फिर से सोल्व नहीं करना था, सीधे सीधे ही कंपैरिजन आपका हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये आपकी एग्जाम अप्रोच हो सकती है इस पर्टिकुलर सवाल के साथ डील करने की। ठीक है भाई, स्तर बिल्कुल मॉक टेस्ट का शानदार रखेंगे कि आप ये कह नहीं सकते कि सर, इवन दो मतलब ये भी मान सकते हो कि सीजीएल मेंस के सवाल रख रहे हैं, उसी पर बेस्ड और कैसे सवाल बन सकते हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आज से बहुत टाइम के बाद आपका सीजीएल मेंस होगा, लेकिन सीरीज को देखें भाई, इंपॉर्टेंट सवाल जहां कहीं भी लगते हैं
सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगा, बुक में भी होता है सॉल्यूशन, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, लेकिन जो एग्जाम अप्रोच है जिस पर हम लोग डील करते हैं, काम करते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। भले ही सेशन में आपको ये लगे कि सवाल आपके कम हो रहे हैं, जैसे जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई, रेलवे रिवीजन चल रहा था, एक एक सेशन में 50-50, एक एक घंटे में 50 सवाल, 55 सवाल ऐसे भी कर रहे थे, क्योंकि भाई अपनी जैसी नीड थी उस हिसाब से काम चल रहा था। यहाँ पर अपनी नीड क्या है कि आपको नए कॉन्सेप्ट सिखाने भी हैं, लेवल के क्वेश्चंस हैं उनके साथ डील करना भी सिखाना है, और फिर आपको एग्जाम अप्रोच भी सिखानी। ये नहीं है कि उसको डिटेल में सोल्व कर दिया ये लो हो गया, नहीं, एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करोगे ये भी तो आपको सिखाना है। तो इसलिए सेशन के अंदर ये ध्यान ना रखें कि सर इतने ही सवाल होते हैं, इतने ही होते हैं, उसका तनाव नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने क्वालिटी कितनी इंप्रूव की, क्या आज का सेशन देखने के बाद आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। अगर आपको ये लगे कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो सेशन देखने बंद कर देना कि सर ये तो मेरे को आता ही है, ऐसे मैं करता ही हूँ। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है, भले ही 2 सवालों में हो, भले ही 1 सवाल में ही क्यों ना हो, बाकी तो रिवाइज हो ही रहे हैं, उस एक सवाल को ही इंपॉर्टेंट समझ लो भाई। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस आपके पास वैल्यू दे रखी है 3। ऐसे क्वेश्चंस में देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू में आपके पास कितना है भाई 0। फिर उसने कहा कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, 90 डिग्री से छोटी। वो थोड़ा गलत तरीके से लिख रखा है, 0 डिग्री के बाद वो साइन आएगा आपका लेस देन वाला। अब देखो यहां पर हमने क्या देखा था कि 0-90 तो लिख नहीं सकते, हमारे पास 3 चीजें होती हैं थीटा की वैल्यू रखने के लिए, कि हम 30 डिग्री रखें या फिर 45 डिग्री रखें या फिर हम लोग 60 डिग्री रखें। देखो जो टर्म स्क्वायर के अंदर है उसका तो कोई सीन ही नहीं है, स्क्वायर के अंदर बहुत ही है, जैसे यहाँ तो 10 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, मान लो √3 हो, 1/√3 हो या 1 हो। स्क्वायर जब आप कर देंगे तो सीधे सीधे आपको पता है कि वो वैल्यू आपकी एक परफेक्ट टाइप की वैल्यू बन जाएगी, अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन और कोस भी होता तो भी यहाँ पर मान लो वैल्यू √3/2 या सॉरी √3/2 बनती, इस टाइप की वैल्यू भी होती, तो आपको पता है स्क्वायर होने से वैल्यू तो सोल्व हो जाएगी। तो इस पर तो वैल्यू पुट करना डिपेंड ही नहीं करना है। ये 3 है अपने आप में, रिजल्ट बनना चाहिए 0। तो इस वैल्यू को भूलकर भी ऐसा नहीं लेना है जिसके अंदर अंडर रूट इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपको पता है ये भी वैल्यू एक परफेक्ट पैटर्न को रिप्रेजेंट करेगी जिसमें अंडर रूट नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर हो चुका है, ये अपने आप में परफेक्ट है। रेशनल नंबर चल जाएगा, मतलब सॉरी P/Q का पैटर्न चल जाएगा, अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगर आप इस संख्या में अंडर रूट को मेंटेन कर देंगे तो चैलेंज क्या होगा, ये वैल्यू तो आपस में जुड़ गई, उनमें से अंडर रूट की वैल्यू लेस करनी है, क्या कभी 0 होगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वैल्यू पुट का, जो अमूमन बच्चे को नहीं पता होता। वो क्या करता, 30 रखेगा, फिर 45 रखेगा, 60 रखेगा, एक सीक्वेंस ही मेंटेन है। कुछ ने ये मेंटेन रखा है कि 45 रखें, फिर 30 रखें, फिर 60 रखेंगे, तो इससे तनाव बढ़ेगा। अब मुद्दे की बात करो, देखो 45 रखोगे, अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट वैल्यू रखने से सोल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो भी अंडर रूट आएगा। तो ट्राई किस पर करें, 60 पर करें। tan 60 की वैल्यू √3 है, लेकिन स्क्वायर होकर 3 बन गया। ये आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर 1/2 लिखते हो तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 2 प्लस का आपका 3 बराबर 0। एक मिनट भाई, क्या गड़बड़ की हमने, गड़बड़ की है, देखो यहाँ पर क्या है 3 सेक थीटा। तो जैसे ही आप वैल्यू रखोगे 3 गुणा में 2, तो ये 6 + 6 माइनस जस्टिफाई हो गया। बात पकड़ में आई कि असल में देखा जाए तो जिसका स्क्वायर नहीं हो रखा होता है उसी वैल्यू को टारगेट करते हैं, और हमेशा ही ध्यान रखना ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें अंडर रूट का इन्वॉल्वमेंट ना हो। उसके बाद कुछ सवाल में बचा ही नहीं। ये काम भाई सारा का सारा आपका क्या था, माइंड में था, किया जा सकता है। एग्जाम में यहाँ से सवाल स्टार्ट होता, साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस कोट 60 की वैल्यू 1/, में आपका √3। सोल्व करोगे तो नीचे क्या आ गया, 2√3 एलसीएम, ये √3 और ये बन गया 4, तो ये रिजल्ट इससे कटेगा 2/√3। ऐसा ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 2√3/3, 2√3/3। ऐसा भी ऑप्शन नहीं है। ये क्या गड़बड़ की भाई हमने, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और कोट 60 की वैल्यू यही होगी
2√3 आ गया। यहाँ पर आपका 3 बनेगा। 1 मिनट भाई, ये गड़बड़ किया, देखो हमने, देखना गौर से, ये 3 बना, ये 2 बना, यहाँ जाएगा 5/2√3, 5/2√3। ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 5√3, नीचे बन गया 3 गुणा में 2, 6। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो गया यहाँ से भाई करेक्ट लिखा जा सकता है। चलो भाई एक सवाल और देख लेते हैं, इसने क्या कहा। देखो कि दिया गया है कि ट्रायंगल DEF जो है वो ABC के सिमिलर है। ABC का एरिया 9 है और फिर अगला जो आपका DEF है उसका एरिया कितना है, 12 है। ठीक है, BC की वैल्यू आपको 2.1 दे रखी है, EF की वैल्यू आपसे पूछी है, एंगल्स नहीं दे रखे, इसका मतलब सीधे सीधे कंपैरिजन कर सकते हो। एक ही लंबाई आपको उसने दी है BC की 2.1, तो BC के साथ EF का पैटर्न बन रहा था। देखो ये चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में देख लो एक बार, तो कि ट्रायंगल आपके पास कितना है, एक तो DEF है और ये सिमिलर किसके है भाई, ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ठीक, अब देखना जरा, आपको एक तो गिवन है एरिया, एक गिवन है आपको एरिया कि इसका एरिया जो है वो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 12। अगर आप रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या मेंटेन होगा, 3:4 लिखा जा सकता है एरिया का रेशियो। अब दूसरी बात समझना, इसने BC दी, ठीक है, BC की वैल्यू यहाँ है और फिर यहाँ पर इसने EF पूछा, EF यहाँ, इस पैटर्न में उसे पूछना था। बाकी एक साइड ही एक दे रखी है आपको एक्चुअल में, तो वैसे भी दिमाग नहीं लगाना। सिमिलरिटी हमने देखा था कि सिमिलरिटी एक्चुअल में क्या है, आपका साइन रूल है। और असल में देखा जाए तो लास्ट में आप ऑब्जर्व करते हो कि यूनिट्स को बैलेंस करना है। जैसे एरिया दे रखा है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपको लेंथ पर जाना है, लेंथ की यूनिट होती क्या है, सेंटीमीटर। अगर मुझे एरिया से लेंथ पर जाना है तो लेंथ की यूनिट क्या होगी भाई, इसकी यूनिट आपको पता है किस में चलती है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, तो आपको भी पता है सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में लाना है तो अंडर रूट करोगे, इसका अंडर रूट करोगे ये √3 आ जाएगा और इसका अंडर रूट करोगे ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल की जो भी साइड आपके पास, 1 मिनट मैंने गलत लिख दिया है ना, ABC का एरिया हमारे पास 9 था, DEF को पहले लिख दिया। देखो इसका एरिया आपके पास 12 है, ये 9 है, 4:3 और अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2:√3। इसका मतलब ट्रायंगल DEF की कोई साइड अगर 2 है तो वैसी ही ट्रायंगल ABC में कितनी होगी आपकी, √3। ABC में असल में साइड दे कितनी रखी है, उसने दे रखी है 2.1। इस वाली जो साइड EF आपसे पूछ रहा है, हमने मान लिया कि जो रेशियो 2:√3 है वही रेशियो EF रेशियो में 2:1 होगा। इसको इक्वल करके आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम की तरफ मूव करते हैं भाई। देखो एग्जाम में ऐसे बच्चों की तरह सवाल नहीं सोल्व करते, इतने डिटेल में सोल्व करेंगे इतने में टाइम पूरा हो जाएगा। ये तो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको डेवलप कर रहे हैं कि किसी बच्चे के मन में कोई कंफ्यूजन है वो तो निकल जाए। आपको पता लेंथ निकालनी है तो एरिया का आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट। असल में आपको किसकी लेंथ चाहिए भाई, आपको EF की चाहिए। दूसरी लेंथ दूसरे ट्राइंगल में दे कितनी रखी है, 2.1। ये तो ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC की लेंथ का रेशियो है। एरिया देखोगे, एरिया अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ट्राइंगल ABC का एरिया तो 9 है, ये 12 है, रेशियो 4:3। अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3। ये काम की बात थी। EF की वैल्यू निकालना, देखो 21 गुणा में 2 कितना आ जाएगा, 4.2/√3। नीचे √3 नहीं है तो क्या करें, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 का गुणा कर देंगे, ऊपर √3 और नीचे क्या बन जाएगा, 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.4 इंटू में √3। अच्छा इस फॉर्म में भी इसने नहीं दे रखा, देखो इसने भी कलाकारी कर रखी है। देखो नीचे 3 आ गया, पॉइंट हटा दे, 0 लगा दें। अब इसको सोल्व करोगे तो डिवीजन करोगे, यहाँ पर 6 बार हो रहा है, 6 7 √3/5। ठीक है भाई, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ऑप्शन की तरफ कि किस टाइप का आपका ऑप्शन क्रिएट हो रहा है। एग्जाम अप्रोच आपकी ये वाली होती है कि भाई ऐसे इन सवालों को हम लोग डील करते हैं। ठीक है भाई, चलो आज का ये सेशन अपना कंप्लीट हो गया है। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, आप PDF के लिए या फिर एग्ज़ाम की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके लिए यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं।
नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है, यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंपाइल करके पूरी की पूरी अपलोड कर दी है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो डिटेल में है, ठीक है। उस सेशन को चाहते तो हम लोग ख़त्म कर सकते थे कि भी पूरा सिलेबस भी कवर करना था, तो उसे हम चाहते तो कि 6-7 घंटे में ख़त्म करो भाई, लेकिन मैंने ये चाहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ ले, लेकिन उसके दिमाग में क्लैरिटी तो बने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर के कि भाई ये चीज़ें हैं, ये कैसे सुधरेंगी, कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न होता है, वो कैसे दूर होंगे। तो उसको ध्यान से देख लेना भाई, वो CDS CGL मेंस तक के लेवल को कवर करती हैं, उससे बाहर कोई सवाल आता ही नहीं है आपका, ठीक है। और सीट मैं आपको उसके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा अपडेट करके कि भी कुछ सवाल और भी आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। चलो भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई सुझाव है वो भी बताएं। इतनी आपके लिए मेहनत लगाते हैं तो एटलीस्ट एक लाइक की आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपने सेशन पूरा देखा है तो एटलीस्ट इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत।